कोरोना के मामले भी तेजी से देश भर में बढ़ रहे हैं और इस कोरोना की बीमारी से, इस संकट से आप कैसे निपटें, इसको लेकर क्या आपके जरूरी सवाल हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रणदीप गुलेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एम्स। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले जो फैसले आज लिए गए हैं, अनलॉक 1 इसको अब आगे कहा जाएगा, लॉकडाउन में ढील देने के सरकार के फैसले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम इस सब के लिए फिलहाल तैयार हैं, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो भी अब काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम लॉकडाउन काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है और अब इसको उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनके कमाई पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इसमें अगर हम ये लॉकडाउन उठता है तो इसमें सिटीजन्स की या लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें केसेस बढ़ने से रोकना है तो जैसे जैसे हम इस फेज़ 1 में जाते हैं, जैसे इसमें जब लॉकडाउन उठता है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्रैवलिंग से हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे बाहर जाते समय हमेशा मास्क लगाएं, ऑफिस में अगर बैठें तो हम अपने एक दूसरे से दूरी रखें, इकट्ठे मिलके खाना ना खाएं, ऑफिस में चाय वगैरह जो हम पहले इकट्ठे मिलके पीते थे वो अब ना करें, और मास्क जो है वो बिल्कुल ना उतारें। तो हमें कई नए नियम जो हैं ये साथ में निभाने पड़ेंगे अगर हम ये चाहते हैं कि ये फेज़ 1 भी सक्सेसफुल हो और केसेस भी एकदम ना बढ़ें। डॉक्टर साहब, पिछले करीब 2 महीने से हम ऐसे हालात में रह रहे हैं जहां पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी। जाहिर तौर पर इस जो भी हालात हैं इससे बचाव के लिए ऐसा था। अब तमाम चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, मॉल्स खुलेंगे, तो वहाँ पर लोग अब जाते हैं तो वैसे तो तमाम तरीके के एहतियात वहाँ पर बढ़ते जाएंगे, लोगों से कहा भी जाएगा, लेकिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर ऐसी जगहों पर किसी को जाना पड़ता है? तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ हॉटस्पॉट है, जैसे दिल्ली जैसे शहर है, तो अभी कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट से मॉल पे ना जाएं तो बेहतर ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अभी केसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं या कम हो रहे हैं, और भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ये स्थिति है, तो अगर आप ऐसी जगह में जाएं तो मास्क हमेशा लगाएं, बहुत ज़्यादा सर्फेसेस या चीज़ों को टच ना करें, अपना हैंड सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं और हाथ रेगुलरली साफ़ करें, अपने चेहरे को बार बार ना छुएं, और ये देखते रहें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, चाहे किसी शॉप में जाएं, मॉल, शॉपिंग मॉल में, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो अपनी जो दूरी है और जो ध्यान रखना है वो वहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। क्या रेस्टोरेंट्स में डॉक्टर साहब जब जाएं लोग तो वहाँ पर खाने की आप सलाह देंगे, क्योंकि उसको लेकर भी आप टच में आएंगे चीज़ों के? बिल्कुल सही, तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम ये चीज़ें कुछ टाइम और के लिए अवॉइड कर पाएँ तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बात सही है कि वहाँ पे आपको कई चीज़ों से टच करना ही पड़ेगा जब खाना खा रहे हैं, चाहे वो मेन्यू कार्ड हो, चाहे वो खाने की प्लेट या चम्मच हो। तो इसीलिए हैंड अपना हाथ आप अपना साफ रखेंगे, लेकिन तब भी कुछ हद तक मिनिमल रिस्क तो रहेगा, और इसलिए अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि कुछ हफ्ते के लिए हम अभी जो है रेस्टोरेंट में जाना, स्पेशली अगर हम हॉटस्पॉट्स में हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें। तो हॉटस्पॉट्स में तो आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस लिहाज से, क्योंकि वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है। इसके अलावा एक सैलून को लेकर भी लोगों के मन में एक सवाल होंगे कई सारे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको टच में आना ही पड़ता है। अगर आप बाल कटाने के लिए अपने जाते हैं तो वहाँ पर किन चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए डॉक्टर साहब? क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी वक्त से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सैलून खुलेंगे, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं, आपको जाना पड़ता है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो आप सलून में जाएं तो एक बात सही है कि आपके जब बाल काटने के लिए कोई आएगा तो क्लोज कॉन्टैक्ट तो रहेगा ही। तो अगर ज़रूरी है तो ये आप देखें कि जो भी वहाँ पे है वो मास्क लगा के आ रहा है, उसने एक फेस शील्ड भी लगाया है जिससे चेहरा उसका और प्रोटेक्टेड है, ग्लव्स ज़रूर डालने हैं, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बाल काटने के लिए वो अच्छी तरह से सैनिटाइज हों, और आप मिनिमम टच करें, और जब भी घर आए तो आप पूरा अच्छी तरह से कपड़े अपने धो लें और अपने आप को भी अच्छी तरह से नहा लें। तो ये आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे,
और अगेन वही बात है कि अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर जाना ज़रूरी है तो ये वाले सारे प्रिकॉशंस रख के ही अपने बाल कटाने चाहिए। तो अब चीज़ों को खोला तो जा रहा है, लेकिन आप भी इस बात की सलाह दे रहे हैं और काफ़ी वक्त से कहा भी जा रहा है कि आप जितना हो सकता है अपनी तरफ से आप ख्याल रखिए चीज़ों का, डिस्टेंस बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम स्थिति देखें कोरोना की, तो हर रोज़ बड़ी तादाद में मामले आ रहे हैं। करीब 6,000 7,000 की रफ्तार से रोज़ केस बढ़ रहे हैं सामने, और 1,70,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं पूरे देश में। ये बात भी सही है कि कुछ जगहों पर मामले ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जगह हैं वहाँ पर भी कोरोना के केस तो हैं ही। तो इस स्थिति को फिलहाल आप कैसे देखते हैं देश में जो मौजूदा हालात हैं? तो देखो, आपकी बात सही है कि अभी हम ऐसे स्थिति पे नहीं पहुंचे जहां हम कहें कि देश में केसेस कम होने लगे हैं। केसेस जो हैं आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ स्लो है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये कहें कि केसेस जो हैं वो कुछ कम होने लगे हैं या वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इसलिए अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये बात भी सही है कि अगर हम देखें तो 80% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कुछ शहरों में ही हैं। ज़्यादातर भारत का जो हिस्सा है उसमें इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। तो अगर हम इन 80 जहाँ पे ये जो ज़्यादा केसेस हैं, जो कुछ शहर हैं 10-12 के करीब शहर हैं, अगर इन पे हम ज़्यादा फोकस करें, इनमें हम एग्रेसिव कंटेनमेंट, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सख्ती बरतें, तो ये हो सकता है कि हम केसेस यहाँ पर भी कम कर पाएँ। और अगर यहाँ केसेस कम होने लगेंगे तो ओवरऑल जो केसेस हैं वो भी आस्ता-आस्ता कम होने लगेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच करने की ज़रूरत है। सारे देश को एक नज़रिए से नहीं देख सकते। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक एक्टिविटीज़ हो सकती है। उस साथ-साथ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल ही ढील नहीं दे सकते, और वहाँ पे जो केसेस हैं, वहाँ पे जो केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो जो स्टेज को लेकर बात की जाती है कोरोना की, अगर हम कुछ राज्य देखें जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, दिल्ली है, खासतौर पर यहाँ पर काफ़ी सारे मामले हैं। क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हैं हम इन जगहों पर? तो अगर हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें, तो अगर हम देश का पूरा हिस्सा देखें, तो देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा। तो एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम इन शहरों की बात करें जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि लोकल कम्युनिटी स्प्रेड कुछ हद तक हो रहा होगा, क्योंकि केसेस वहाँ पे अभी भी बढ़ रहे हैं और उस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक लोकल कम्युनिटी स्प्रेड कुछ एरियाज़ में हो सकता है, और इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब, राहतें मिल रही हैं तो लोग, जाहिर सी बात है, अब बड़ी तादाद में लोग बाहर भी आएंगे। जो एहतियात इससे पहले लिए जा रहे थे तो कम तादाद में लोग बाहर निकल रहे थे। मौजूदा हॉस्पिटल्स की स्थिति फिलहाल कैसी है? क्या वहाँ पर ज़रूरी जो इंतज़ाम हैं हमारे, उसके लिए हम तैयार हैं? अगर तादाद बढ़ती है या केस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं? वहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो सही तरीके से हैं? तो अगर हम ये देखें कि लॉकडाउन से हमें फ़ायदा क्या हुआ, तो एक जो फ़ायदा लॉकडाउन से हुआ था वो ये था कि हमें समय मिला, हमारे केसेस इतने ज़्यादा एकदम नहीं बढ़े, और इस समय जो हमें ये समय मिला उसमें हमने अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज़ किया। चाहे वो कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड केयर सेंटर हो, कोविड आईसीयूज़ हों, चाहे सारे ऑक्सीजन सप्लाई हो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके टर्शियरी हॉस्पिटल तक, चाहे लोग डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो, या एक ऐसा सिस्टम हो कि जो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी है वो एक टर्शियरी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट करके बात करके अब पेशेंट की वहाँ प्रॉपर देखभाल कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हम लॉकडाउन के दौरान कर पाए, और अब चाहे वेंटिलेटर्स की हम बात करें, चाहे ट्रेनिंग की बात करें, वो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि अब स्थिति काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, लेकिन जैसे-जैसे केस बढ़ेंगे हमें और अपनी फैसिलिटीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। केसेस कैसे मैनेज करने हैं उसको हमें नई स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी, लेकिन तैयारी जो है काफ़ी हद तक है, क्योंकि हमें काफ़ी समय मिला था ये तैयारी करने के लिए। एक बात और है कि सिम्टम्स को लेकर अब कहा जा रहा है कि सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं लोगों में। तो क्या इसको लेकर कुछ फ़र्क होता है कि अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो आप ज़्यादा खतरे में हैं, या सिम्टम्स नहीं हैं तो भी आप उसी खतरे में हैं, आपको टेस्ट कराना चाहिए, फिर आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए?
तो ये बात सही है कि कई लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ, जुकाम नज़ला हुआ, आपको लगा ये मौसमी बुखार है या आप कूलर के सामने रहे हैं इसलिए ठंड लग गई है, और वो अपने आप ठीक हो जाता है। इन लोगों की इम्यूनिटी ठीक है और ये इनको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनको अगर कोविड-19 हुआ है तो वो माइल्ड फॉर्म का है और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो हमारे जो सीरियस केसेस हैं वो वही हैं जिनको ये वायरस जो है वो गले से छाती के अंदर चले जाता है, फेफड़े में न्यूमोनिया हो जाता है, जिससे इनकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, सांस की तकलीफ होती है, या ये वायरस खून में फैल जाता है जिससे वो क्लॉटिंग करने शुरू कर देता है, या साइटोकाइन स्टॉर्म जो हम कहते हैं वो शुरू हो जाता है, जिससे लोग आईसीयू में और वेंटिलेटर पे आ सकते हैं। दूसरे जो हाई रिस्क ग्रुप हैं वो हैं जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या ऐसी और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इनमें अगर कोई भी कोविड के लक्षण हो तो इनको टेस्ट भी कराना चाहिए और इनको हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटेरियोरेट या एकदम इनकी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर लक्षण नहीं है तो क्या आपको डरने की ज़रूरत है? क्या आपको एहतियात ज़्यादा रखनी? क्योंकि ये सवाल डॉक्टर साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जो मेड्स हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, या इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको बुला पाएंगे। वहाँ पर आप कैसे ये फ़र्क कर पाएंगे कि इस इंसान के अंदर लक्षण हैं, नहीं है, मुझे कितना ख़तरा है इससे या नहीं है? तो दो चीज़ें हैं, एक आप औरों को और एक अपने आप को। अगर आपको लक्षण नहीं है तो आपको को घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको सीरियस बीमारी नहीं, आपको कुछ ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन औरों को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इन्फेक्शियस हो सकते हैं, आप और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, और अगर वो जो लोग जिनको आपने इन्फेक्शन दिया उनकी इम्यूनिटी कम है, वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको और कोई बीमारी भी साथ में है, तो उनको सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आपके घर में कोई प्लम्बर, ये इलेक्ट्रीशियन या और कोई आना शुरू करेगा, उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, उनको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, उनको आने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, और जहाँ-जहाँ भी वो सर्फेसेस टच करें, जिस भी चीज़ को टच करें उसको आपको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करना चाहिए, जिससे वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, और आपको जब भी वो हो तो कुछ हद तक फिजिकल डिस्टेंसिंग उनसे रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं इनको अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये औरों में बीमारी जो है वो फैला सकती है। मतलब अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं है तो हो सकता है कि आपको खतरा ना हो उस बीमारी से, लेकिन आप वायरस के लिए कैरियर बन सकते हैं। जिन लोगों में और कोई बीमारी है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल सही। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारी उम्र कम है, हमें सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। वो बाहर बिना मास्क के घूमते हैं और कई चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर उनको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो इन्फेक्शन ये लेके घर आ जाएँ और अपने माता-पिता से मिलें, तो वो उनको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, और उनको जो है इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस हो सकता है, वो आईसीयू में पहुँच सकते हैं। और इसलिए सब लोगों को, चाहे हम यंग हो चाहे ओल्ड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये समझना चाहिए लोगों को कि अगर आपको राहत मिल भी रही है, आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस बात का ख्याल फिर भी रखें, क्योंकि जो वायरस है उसका खतरा उन पर बना रहेगा। अगर आप फिट हैं, आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो आप जाइए ज़रूर, लेकिन फिर भी आपको डिस्टेंस टू मेंटेन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और मैं ये भी कहूँगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 65 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है, या जिनको और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या और कोई बीमारी है, वो जितना अपने आप को बाहर जाने से रोक पाएँ वो बेहतर रहेगा। अगर एसेंशियल काम है, जाना ज़रूरी है, तभी जाएँ, नहीं तो अभी भी कुछ हफ्तों के लिए घर पे ही रहें, क्योंकि अभी जो है केसेस बढ़ रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है, और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत सीरियस हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, और मैं ये भी कहूँगा कि चाहे वो उनके और परिवार के सदस्य हों या उनके पड़ोसी हों, उनको उनकी मदद करनी चाहिए कि अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो वो उनको ला के उनके घर के बाहर छोड़ दें, या उनके लिए कुछ काम करना है, जैसे कोई बैंक का काम है और ऐसे कुछ काम है, तो उनकी हेल्प कर दें, मदद कर दें, जिससे उन लोगों को बाहर ना जाना पड़े और वो उन लोगों को हम बचा के रख पाएँ। अच्छा, अगर ट्रैवल की हम बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ट्रेन से लोग सफ़र कर पा रहे हैं, फ़्लाइट के ज़रिए भी अब सफ़र कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि एयर ट्रैवल के ज़रिए भी कोरोना के मामले वहाँ पर सामने आए हैं। तो अगर किसी को ट्रैवल करना ही पड़ रहा है, ज़रूरी है,
तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो और ज़्यादा लोग भी होंगे आपके आसपास, आप एक जगह पर बैठे होंगे, हो सकता है कि उस सरफेस को किसी और ने छुआ भी हो। बिल्कुल सही। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि अगर एसेंशियल है तभी ट्रैवल करें। अभी ट्रैवल जितना अवॉइड कर सकते हैं वो बेहतर है। घूमने के लिए या और ऐसे काम के लिए बिल्कुल ही ट्रैवल ना करें कुछ महीनों के लिए। दूसरा ये है कि अगर हम देखें तो ये समझना चाहिए कि वायरस फैलता कैसे है। एक तो ये है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कुछ देर तक हवा में रहता है और क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। और दूसरा है कि ये कुछ सर्फेसिस में वायरस बैठ जाता है और उन सर्फेसिस में कई घंटों तक रह सकता है, और अगर हम इन सर्फेसिस को छुएंगे तो वो हमारे हाथ पे आ जाएगा, और फिर अपना हाथ अगर हम चेहरे पे लगाएंगे तो फिर हमारे सांस की नाली में पहुंच जाएगा। इसलिए जब हम ट्रैवल करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम सब जो है वो मास्क लगाएं, और एयर ट्रैवल में फेस शील्ड भी लगा सकते हैं, जिससे आपके सांस से इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा और जो आपके पैसेंजर है उनके सांस से आपको इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि दो बैरियर हो जाएंगे, एक मास्क का हो जाएगा और एक फेस शील्ड का हो जाएगा। उसके साथ साथ आप सर्फेसेस जो हैं जितना कम उनको टच करें वो बेहतर रहेगा। अपना हैंड सैनिटाइजर साथ लेके जाएं और अपने हाथ हमेशा साफ रखें। अगर किसी चीज़ को भी टच करते हैं उसके बाद एकदम हाथ साफ करें, और जब भी आप ट्रैवल करके घर आएँ तो अच्छी तरह से अपने हाथ साबुन के साथ धोएं, कपड़े अपने धोने में डालें और अच्छी तरह से नहा लें, जिससे आप में कहीं से भी टच करने से इन्फेक्शन आपके शरीर पे ना आए। डॉक्टर गुलेरिया, एहतियात तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे वायरस से बचाव के लिए। ये अब हम सब लोग जानते हैं इस बात को, आप भी कई बार ये चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन 4,971 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के इस वायरस की वजह से हमारे देश के अंदर, और मामले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कब तक ऐसी स्थिति हम देखेंगे? आपको क्या लगता है कि हालात जल्दी सुधरेंगे क्या? और जो कुछ दवाइयों की बात हो रही थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है या फिर प्लाज्मा थेरेपी है, ये कितनी कारगर हैं? क्या इससे आगे हम थोड़ा बढ़ पाए हैं या वैक्सीन की तरफ कुछ हम बढ़े हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी बात सही है कि हमें अभी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम केसेस कम करें, और ये जो है ये लोगों की पार्टिसिपेशन से ही हो पाएगा। अगर सब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, वायरस को आगे ना फैलने दें, एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो ना फैले, तो फिर ऑटोमेटिकली केसेस जो हैं वो कम होने लगेंगे, और उसी के साथ ऑटोमेटिकली जो डेथ्स हैं वो भी कम होंगी। रही बात दवाई की, कई रिसर्च हो रही हैं कई दवाइयों पे। रेमडेसिविर एक दवाई है जिसका थोड़ा सा कुछ हद तक बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा भी डेटा नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस के लिए हमने यूज़ की है, और हमारा एम्स का और आईसीएमआर का डेटा ये कुछ हद तक संकेत देता है कि ये दवाई कुछ हद तक प्रोटेक्शन देती है। कन्वालेसेंट प्लाज्मा जो हम कह रहे हैं कि जो लोग ठीक हो जाते हैं उनका अगर हम एक यूनिट ब्लड लें और उससे प्लाज्मा जो है जिसमें एंटीबॉडीज़ हैं वो दें, तो उससे भी कुछ हद तक लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये हमने अपने सेंटर में भी देखा है, डेटा इंडिया से कई और सेंटर से भी है और ग्लोबल डेटा भी है, और कई रिसर्च हो रही है जिससे हम नई कोई एंटीवायरल ड्रग जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो जल्दी डेवलप कर पाएँ। इसी तरह से वैक्सीन पे कई लैब्स काम कर रही हैं, भारत में भी 4 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स पे रिसर्च हो रही है, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक कोई वैक्सीन बन जाएगी जो इफेक्टिव होगी, जो सेफ होगी और जिसकी मास प्रोडक्शन हो पाएंगी। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक वैक्सीन के लिए, कि उसकी एफिकेसी होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए क्योंकि हम हेल्दी लोगों को देंगे तो उनमें वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लाखों डोजेज एकदम बना पाएँ, क्योंकि वैक्सीन तो बहुत लोगों को देनी पड़ेगी और इसमें फिर हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसको पहले दें किसको बाद में दें। मौसम का क्या कुछ इस वायरस पर फर्क पड़ता है? वैसे गर्मी को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आपसे भी बात हुई थी तो आपने भी ये चीज़ बताई कि ज़्यादा इस पर असर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा वक्त तक क्या सरफेस पे वायरस रुक सकता है अगर नरमी होती है मौसम में? क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है कुछ जगहों पर। तो बात सही है आपकी कि अब मौसम से कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। जब हम पहले बात कर रहे थे तो यही हम कह रहे थे कि शायद गर्मी आएगी तो जब टेम्परेचर 40 से ऊपर होगा तो शायद वायरस के ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और केसेस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि एक नॉवल वायरस है, नया वायरस है, ये कैसा बिहेव करेगा ये हमें अभी पूरी तरह से पता नहीं है। दूसरा, ये वायरस जो है ये हम घर के अंदर जब रहते हैं तो गर्मी इतनी नहीं होती, एसी चला होता है, ह्यूमिडिटी होती है और लोगों का कॉन्टैक्ट भी वहीं पे होता है,
तो चाहे वो बाहर वाले हॉट इन्वायरमेंट में वायरस इतना सर्वाइव ना करे, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, शॉपिंग एरियाज के अंदर तो ये सर्वाइव करेगा और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। जब बारिश होगी, ह्यूमिडिटी होगा, तो ये चांसेस हैं कि बरसात के मौसम में और ह्यूमिड मौसम में इसका थोड़ा सर्वाइवल ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि सर्दियों के महीने में हमें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फिर से कोई केसेस का स्पाइक ना हो। लेकिन अभी ये सब स्पेकुलेशन है, ये कहना कि ये होगा या नहीं, ये तो समय ही बता पाएगा। लेकिन अब क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ों से आप इन्वॉल्व हो पाएंगे, आप बाहर जा पाएंगे, तो एक ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कितने वक्त तक किसी सरफेस पे अगर आप बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए, या फिर कितने वक्त तक आपको एहतियात रखना चाहिए कि इसको टच ना करें, या फिर थोड़ा वक्त दें या फिर धो लें। कितना वक्त आप मानते हैं इस चीज़ के लिए? तो ये कई कई सर्फेसेस डिपेंड करता है कि कार्डबोर्ड सर्फेसेस हैं, स्टील की सर्फेसेस हैं या प्लास्टिक की सर्फेसेस हैं। वायरस जो है कई सर्फेसेस में, जैसे स्टील की सर्फेसेस हैं, उसमें कई घंटे वायबल रह सकता है। कई लोगों ने तो ये भी दिखाया है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो एक दिन से ज़्यादा भी वो वायरस वायबल रह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी सामान प्लास्टिक बैग में या किसी और लिफाफे में लाएं तो उसको डिस्कार्ड करें और फिर उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। कोई पैकेट ऐसा हो जो बाहर से आया है तो उसको सैनिटाइज अच्छी तरह से करके तभी घर के अंदर लाएं। और जब भी ऐसे पैकेट्स के साथ कोई भी आप उसको छुएं तो अपने हाथ उसके बाद हमेशा साबुन के साथ धोएं, क्योंकि अभी हमें ये पूरी तरह से नॉलेज इतनी नहीं है कि ये वायरस जो है इन सर्फेसेस जो है में कितनी देर रह सकता है। कई कई सर्फेसेस में कुछ घंटे रह सकता है, और जैसे स्टील वाली सर्फेसेस हैं उसमें एक दिन तक भी जो वायरस है वायबल रह सकता है। तो बेहतर यही होगा डॉक्टर साहब कि आप सैनिटाइज करिए अगर आपको किसी चीज़ को टच करना ही है तो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।